क्या होता है, कहानी जो हमने अभी तक पढ़ी वो यही पढ़ी कि पहले कौन, मुराद और कौन, अब्दुल रहीम कहाँ जाते हैं, अहमदनगर, क्या करते हैं, अटैक्ड, या यूं कहिए कि इन्वेडेड अहमदनगर। चांद बीबी क्या करती हैं, मुकाबला करती हैं बहुत तेजी से, और क्या होती है, देन क्या होती है, पीस ट्रीटी, क्या होती है, पीस ट्रीटी। पीस ट्रीटी के बाद क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पीस ट्रीटी बेरार किसके पास चला जाता है, बेरार टू मुगल्स, और इधर अहमदनगर टू एक्सेप्ट क्या है, सोवर्निटी ऑफ मुगल्स। लेकिन चांद बीबी क्या करती हैं, पीस ट्रीटी को तोड़ देती हैं, कैसे, बेरार पर अटैक करके, और जीत लेती हैं बेरार को। तो इस क्यों, क्योंकि मेनली क्या होता है, प्रिंस मुराद और अब्दुल रहीम के बीच में क्या होते हैं, चीज़ें सही नहीं चल रही होती हैं, दोनों के बीच में कई चीज़ों को लेकर टकराव हो रहता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी इनकी पॉलिसी मैच नहीं करती है। तो अकबर क्या करता है, इन दोनों के को रिप्लेस कर देता है, किसके साथ, अबुल फजल को। किसको भेजता है अब, अबुल फजल को भेजता है, और खुद भी तैयार होता है। लेकिन अबुल फजल वहाँ पहुँचा रहता है, अबुल फजल को पहले भेजता है, बाद में खुद भी सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अबुल फजल ना जीत पाए, तो उसके सपोर्ट के लिए अपने आप को भी तैयार करता है कि मैं भी चलूँ डेक्कन। ठीक है, लेकिन होता क्या है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। यहाँ तक हमने लिख लिया कि अकबर प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ टू मार्च टू डेक्कन इन 1599, यहाँ तक लिख लिया। इसके आगे की कहानी लिखिए, बिफोर द अराइवल ऑफ अकबर दौलताबाद, याद है ना, दौलताबाद, देवगिरी को दौलताबाद बनाया था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, और दौलताबाद फोर्ट वहां पर बनाया था, वहीं रहने के लिए उसने राजधानी ट्रांसफर की थी दिल्ली टू दौलताबाद। 2 साल रहा, उसके बाद फिर वो वापस दिल्ली लौट के आ गया, क्योंकि दिल्ली में चीज़ें, नॉर्थ इंडिया में चीज़ें खराब होने लगी। ये कहानी याद है। तो बिफोर अराइवल ऑफ अकबर दौलताबाद फेल इन हैंड्स ऑफ मुगल्स in 1599 CE, in 1569, and in before the arrival of Akbar, दौलताबाद fell in hands of Mughal in 1599, यानी कि अकबर के आने से पहले अबुल फजल ने दौलताबाद जीत लिया। ठीक है, अबुल फजल ने दौलताबाद जीत लिया, और in August 1600 and in August 1600 हाँ 1599 CE and in August 1600 अहमदनगर was captured, अहमदनगर was captured। तो अगस्त 1600 में जाकर अहमदनगर को जीतने में सक्सेस हुए मुगल साहब।
but not whole। पूरा अहमदनगर नहीं जीत पाए, कुछ हिस्सा ही जीत पाए। मैंने बताया था ना कि जैसे किले दर किले होते थे, तो कुछ किले, कुछ एरिया अहमदनगर के इन्होंने जीता, पर पूरा अहमदनगर फिर भी नहीं जीत पाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। लिखिएगा, large part of kingdom still in possession large part of it still in possession of निजाम शाही नोबेल्स। अभी भी निजाम शाही के जो नोबेल्स थे उन्हीं लोग के कंट्रोल में अभी भी लार्ज पार्ट अहमदनगर था। लिखिएगा कॉमा करके, कंटिन्यूड टू रेजिस्ट द मुगल्स और मुगल्स को कंटिन्यू रेजिस्ट यानी कि उनको बार बार, मतलब मुगल्स के अटैक को मतलब वो लोग किसी तरह से रोक लेते थे। लिखिएगा कॉमा लिखिएगा, द इंटायर किंगडम was annexed by the Shah Jahan। The entire kingdom was annexed by the Shah Jahan। तो शाहजहां के टाइम पर जाकर, यानी कि जहांगीर के समय शाहजहां जो था वो एक्सपीडिशन पर गया था, तब उसने जीता था क्या, अहमदनगर को। तो इस तरह से अहमदनगर को जाकर अकबर पूरी तरह से नहीं जीत पाया। कौन जीता, शाहजहां ने जाकर जीता। ठीक है। इस तरह से अहमदनगर, और अहमदनगर के फॉल होते ही तो देखा जाए तो क्या हो गया, अहमदनगर, बीजापुर, बेरार और बिदर, चारों के चारों क्या आ गए, अकबर के यानी कि दिल्ली मुगल सल्तनत के कंट्रोल में आ गए। अब बचा एक छोटा सा खानदेश, और खानदेश को हम कैसे जानते हैं, तो हमें याद है कि मालवा का बाज बहादुर जब उसके ऊपर अटैक किया था मुगल आर्मी ने, पीर मोहम्मद और अब्दुल रहीम के अंडर, तो वो क्या किया था, भागकर कहाँ अपनी जान बचाई थी, खानदेश में। और फिर खानदेश और बिदर के राजा को लेकर मिलकर फिर अटैक करके फिर से मालवा जीता था। तब अकबर ने मान सिंह को भेजा और क्या हुआ, पूरा क्या हुआ, मतलब ये फिर से बाज बहादुर भागा, लेकिन बाद में आकर क्या किया, सरेंडर किया। तो ये कहानी हम लोग को पता है किसकी, खानदेश की। तो अब चलते हैं उसके आगे क्या होता है। अब तो यहाँ तक तो अकबर ने क्या जीत लिया, अहमदनगर को जीत लिया लगभग। बाकी तो शाहजहां ने कैसे जीता वो हम लोग शाहजहां के टाइम पर देखेंगे। शाहजहां ने कैसे अहमदनगर को जीता वो हम लोग शाहजहां के टाइम पर देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे अकबर के टाइम पर कैसे खानदेश जीता गया। तो लिखिएगा, खानदेश, डेक्कन कॉन्क्वेस्ट, डेक्कन के कॉन्क्वेस्ट में सेकंड है खानदेश। तो एक ही कॉन्क्वेस्ट, अहमदनगर को जीतते ही डेक्कन अकबर ने लगभग जीत ही लिया, क्योंकि सब कुछ किसके हाथ में था, अहमदनगर के ही हाथ में था।
ये इत्तेफाक कहिए या गुड लक कहिए, जो भी कहिए अकबर का। अब बचा खानदेश। तो खानदेश की कहानी क्या है, तो लिखिएगा, लिखिए, राजा अली खान had acknowledged, Raja Ali Khan had acknowledged the authority of अकबर। कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था, खानदेश कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था। तो उस वक्त के जो राजा थे, राजा अली खां, उन्होंने अकबर की सॉवर्निटी को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कहानी वही किसकी वाली, बंगाल वाली, कि बंगाल के राजा ने एक्सेप्ट किया और उसके बाद, उसके डेथ के बाद जो उसका बेटा था दाऊद, उसने रिजेक्ट कर दिया। तो वही यहाँ भी हुआ। तो लिखिएगा, बट, लिखिए, बट after his death, his son, कौन, मियाँ बहादुर शाह, आफ्टर हिज डेथ हिज सन मियाँ बहादुर शाह reduputed नहीं, ऐसे लिखिएगा या ऐसे, मियाँ खान बहादुर शाह did not accept the Mughals authority, and prepared did not accept the Mughals authority and prepared himself to defend the fort of ऐसरगढ़। जो खानदेश का फोर्ट था इम्पोर्टेंट, वो था ऐसरगढ़, ASIRGARH, ऐसरगढ़। तो इसने क्या किया, जो मियाँ बहादुर शाह था, उसने मुगल की सॉवर्निटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और खुद को ऐसरगढ़ फोर्ट को डिफेंड करने के लिए अपने आप की पूरी प्रिपरेशन कर ली, क्योंकि वो जानता था अगर हम जैसे रिजेक्ट करेंगे वैसे हमारे ऊपर क्या होगा, अटैक होगा। तो इसने अपने आप को कहाँ पर रखा, ऐसरगढ़ फोर्ट में रखा। किसने, मियाँ बहादुर शाह ने, और पूरी तैयारी कर ली अटैक के बाद, अटैक होने पर क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अब इसके बाद, तो इसको रब करता हूँ, इसके बाद लिखिए कहानी कहाँ तक पहुँची थी कि मियाँ बहादुर शाह ने अपने आप को ऐसरगढ़ फोर्ट पर तैनात कर लिया और पूरी तैयारी कर ली कि अटैक होने पर क्या करना है, सब कुछ उसने सेट कर लिया। अब क्या होता है, तो वही जो उसने सोचा था। तो लिखिएगा, अकबर टुक बुरहानपुर its capital, led siege
द फोर्ट ऑफ ऐसरगढ़। तो पहले तो बुरहानपुर पर कंट्रोल किया और फिर ऐसरगढ़ पर अटैक कर दिया। ठीक है, यानी ऐसरगढ़ को लेड सेज से हाँ LAID लेड सेज टू द फोर्ट ऑफ ऐसरगढ़, यानी कि ऐसरगढ़ को चारों तरफ से घेर कर खड़ा हो गया, चारों तरफ से घेर लिया, बुरहानपुर को जीता और फिर ऐसरगढ़ फोर्ट को उसने क्या किया, अटैक करके घेर लिया। देखिएगा, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक इसी तरह से सिचुएशन बनी रही, लेकिन बीच में एक कांड होता है। क्या लिखिएगा, बट, यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा इसको, बट अकबर अनविलिंग टू प्रोलॉन्ग इट, मतलब अकबर नहीं चाहता था कि बहुत लंबे समय तक हम इस तरह से सेज यानी चारों तरफ से घेराबंदी करके रखें। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिखिएगा प्रोलॉन्ग इट एज हिज सन सलीम had rebelled against him। जो ये लंबे समय तक घेरा डाल के बैठा था ऐसरगढ़ के फोर्ट के पास, तो उसका क्या हुआ, जब इसको पता चला कि इसके खुद के बेटे सलीम ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया है। क्यों? क्योंकि सलीम चाहता था कि मैं तुरंत राजा बन जाऊं, और अकबर जो था वो गद्दी पर से हटने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि अभी इसकी डेथ हुई नहीं थी, और उस वक्त का तरीका यही था कि जब तक राजा जिंदा है तब तक वो राजा बना रहेगा। तो और जो सलीम था यानी कि जहांगीर, उसके अंदर उसको लोगों ने थोड़ा सा भड़का दिया, तो वो अपना पेशेंस खो दिया और क्या कर दिया, रेबेल कर दिया। तो अकबर ने कहा कि ये तो अगर मैं इधर ऐसगढ़ में फंसा रहूँगा तो उधर पता चलेगा कि पूरा राज्य ही चला जाए, या क्या पता बेटा यानी सलीम कहीं कुछ गलत न कर दे। तो अकबर ने अपनी नीति यहाँ बदल दी। देखिए कहानी कहाँ शुरू हुई। कहानी बहुत सिंपल सी थी कि जो क्या कहते हैं, राजा अली खां था, खानदेश का राजा, उसने तुरंत अकबर की सोवर्निटी यानी कि मुगल साम्राज्य की सोवर्निटी एक्सेप्ट कर ली। लेकिन जैसे उसकी डेथ हुई, उसका बेटा मियाँ बहादुर शाह, उसने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया और खुद को ऐसरगढ़ फोर्ट को डिफेंड करने के लिए पूरी तैनाती कर दी कि ऐसरगढ़ अगर फोर्ट मेरे पास सेफ है तो समझिए कि बहुत बड़ा एरिया मेरे पास सेफ रहेगा। तो उसने पूरी प्लानिंग करके सब कुछ तैयार कर लिया। अकबर की सेना ने अटैक किया, तो क्या हुआ, बुरहानपुर वगैरह सब जीत लिए, कैपिटल वगैरह, लेकिन ऐसरगढ़ जो किला था उसके चारों तरफ घेराबंदी करके मुगल आर्मी खड़ी हो गई। अब अकबर सोच रहा था कि धीरे धीरे जैसे 1 महीना 2 महीना 3 महीना क्या होगा, इनका राशन पानी ख़त्म होते जाएगा, कुछ लोग मारे जाएंगे भूख से, कुछ लोग युद्ध में, कुछ न कुछ होता रहेगा। धीरे धीरे क्या होगा, इनके सारे राशन पानी सारा कुछ का क्या करो, सप्लाई कट कर दो। इससे धीरे धीरे क्या होंगे, ये कमज़ोर होते जाएंगे और हम जीत जाएंगे। ये क्या था, एक सिंपल तरीका था उस टाइम का। लेकिन इसी बीच में जब ये सब कुछ हो रहा था, अकबर के सब कुछ चला, तभी क्या हुआ, सलीम यानी अकबर का बेटा सलीम यानी जहांगीर ने रिवोल्ट कर दिया अकबर के खिलाफ ही। क्यों? क्योंकि उसको तुरंत सुल्तान बनना था। ठीक है, तो अकबर ने कहा कि अब यहाँ ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है, लेकिन छोड़कर जा भी नहीं सकते हैं, ऐसगढ़ किले को छोड़कर जा भी नहीं सकते हैं और रुक भी नहीं सकते। तो अकबर ने तुरंत अपनी नीति बदली। क्या किया, तो लिखिएगा, अकबर देन seduced the खानदेश
ऑफिसर्स, यानी कि इसने खानदेश के ऑफिसर्स को खरीदने की कोशिश की पैसे के दम पे। ऑफिसर्स बाई मनी, अकबर seduced द खानदेश ऑफिसर्स बाई मनी and the gates of ऐसरगढ़ was या were opened by the golden keys in 1601. Gates of Asargarh Fort was opened by the Golden Keys in 1601. तो 1601 में तो अकबर ने क्या किया, जो ऐसगढ़ के ऑफिसर्स थे उनको रिश्वत दिया, रिश्वत पैसे दिए, यानी कि सोने चांदी की मोहरें दी, और उन लोगों ने क्या किया, जो चाबी थी, डुप्लीकेट चाबी या जो ओरिजिनल चाबी थी जिसको सुरक्षित रखा जाता था, वो चाबी अकबर के हाथों में उन लोगों ने पास कर दिया। और मुग़ल आर्मी ने उस गोल्डन की से क्या किया, ऐसगढ़ के दरवाजे खोले और अंदर घुस गए। और घुसने का मतलब क्या हुआ, खानदेश वाज अनेक्स्ड। जब आप फोर्ट किले के अंदर घुस गए तो इसका मतलब है किला आपका हुआ। क्यों कैसे, तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, जो खानदेश का राजा है मियाँ मोहम्मद खां, उसके मियाँ बहादुर शाह, उसके पास तो कोई बहुत बड़ी सेना थी नहीं। सेना किसकी बड़ी थी, अकबर के पास थी। तो जब इतनी बड़ी सेना अंदर घुसेगी तो आप क्या करोगे, हार ही जाओगे। तो वही हुआ। तो लिखिएगा, खानदेश वाज annexed, खानदेश was annexed to the Mughal Empire. खानदेश was annexed to the Mughal Empire and Mian Bahadur Shah was taken prisoner to ग्वालियर, तो उसको कहाँ, बंदी बनाकर ग्वालियर की जेल में डाल दिया गया। और खानदेश को के यानी कि ऐसरगढ़ किले को अकबर यानी कि मुग़ल अंपायर ने डायरेक्ट अपने कंट्रोल में रखा। कैसे, तो ये भी लिख लीजिएगा, लिखिए, ऐसे लिखिएगा, प्रिंस दनियाल was appointed Viceroy of the डेक्कन। कैसे, तो प्रिंस दनियाल जो इसका दूसरा बेटा था अकबर का, दनियाल, उसको क्या किया, डेक्कन का सर्वे सर्वा बनाया कि डेक्कन की कमान किसके हाथ में रहेगी, प्रिंस दनियाल के हाथ में रहेगा। तो सुल्तान मेन, लेकिन सुल्तान के बाद कौन होगा, दनियाल होगा। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, the capture of Asargarh was the last conquest of अकबर।
अकबर का अंतिम कॉन्क्वेस्ट था द फोर्ट ऑफ ऐसरगढ़। इसके बाद 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से अकबर ने अपने अंतिम समय में भी एक किला जीता जिसका नाम था ऐसरगढ़ का किला, यानी खानदेश का वाले एरिया को जीता। ठीक है। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिख लीजिए या एक ऐसे बॉक्स बनाकर लिख लीजिए, ये अभी नहीं आपको काम आएगा, ये काम आएगा जब आप मॉडर्न इंडिया में मराठा पढ़ोगे ना। जब आपको मॉडर्न इंडिया में मराठा किंगडम पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको ये काम आएगा। क्या काम आएगा तो लिखिएगा, एज मुगल्स conquered ऐसरगढ़ and adjoining region, bringing them into direct conflict with the Marathas, तो मराठाज अभी नहीं हमें पढ़ना है। मराठाज हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगा, या उससे पहले ही जब मराठों का उदय होगा और मराठे दिल्ली पर अटैक करेंगे, दिल्ली को जीतेंगे भी। ठीक है। लेकिन अभी के लिए बस इतना समझिए कि ऐसरगढ़ और उसके आसपास का जिला जब डेक्कन का कौन जीतता है, देखा जाए तो औरंगजेब जीतता है। पहले तो इसने ऐसरगढ़ जीता, उसके बाद तो यहीं स्थिति शांत हो गई, लेकिन औरंगजेब ऐसरगढ़ के आसपास का भी किला जीतता है और मराठा अंपायर भी बड़ा हो चुका रहता है। तो वहाँ पर हम देखेंगे मुगल अंपायर और मराठों के बीच का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। तो वही शिवाजी औरंगजेब का पूरा कहानी आपको वहाँ समझ में आएगा। ठीक है। जब हम लोग औरंगजेब को पढ़ेंगे तो उसके बाद मराठास को भी उसी में पढ़ लेंगे। ठीक है ना। और मॉडर्न उसके बाद का अंग्रेजों के साथ मराठों का क्या है वो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो मराठों को दो हिस्सों में पढ़ेंगे, एक औरंगजेब के साथ और एक मराठों का मॉडर्न इंडिया में क्या रोल है वहाँ देखेंगे। ठीक है ना। मराठे एक समय ऐसा होता है कि दिल्ली तक कब्जा करते हैं, दिल्ली तक उनका कंट्रोल हो रहता है। ठीक है ना। तो इस तरह से अकबर ने क्या किया, पूरा कॉन्क्वेस्ट अपना चलाया और इन 1605 अकबर की डेथ हो जाती है एंड सिकंदराबाद में इसको बरीड कर दिया जाता है। तो अकबर की ये जो अब तक की कहानी है ये है अकबर के सारे कॉन्क्वेस्ट की, कि अकबर ने कैसे नॉर्थ इंडिया जीता, कैसे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को जीता और कैसे क्या कहते हैं डेक्कन को जीता। तो अब अगर आप अकबर को सोचो थोड़ा और इंडिया के मैप को देखो तो अकबर के पास कितना बड़ा एरिया है आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन ये अभी मुग़ल अम्पायर का ये मैक्सिमम नहीं है, मुग़ल अम्पायर इससे भी आगे बढ़ेगा। अकबर ने बहुत बड़ा अम्पायर तो बना दिया लेकिन ये मुग़ल अम्पायर का अंत नहीं है। मुग़ल अम्पायर इसमें और ज़्यादा ग्रोथ होगा, मुग़ल अम्पायर और ज़्यादा बढ़ेगा। तो उसको थोड़ा जहांगीर भी बढ़ाएगा, थोड़ा कौन बढ़ाएगा, ये शाहजहां भी बढ़ाएगा, लेकिन उसमें सबसे अधिक इजाफा कौन करेगा, औरंगजेब करेगा। और औरंगजेब मैक्सिमम लेकर जाएगा। उसके बाद क्या होगा,
औरंगजेब के बाद तो मुगल एम्पायर इस तरह ख़त्म होता है कि अपने जो किला होता है लाल किला, उसके आसपास के एरिया पर भी कंट्रोल करना मुश्किल रहता है, खाली आसपास किले के कंट्रोल पे ही। तो अगर आप देखो तो ये, अगर आप इंडिया देखो तो मुगल एम्पायर यानी कि ये तेलंगाना और इधर ऐसरगढ़ हो गया तो यहाँ नहीं दिखेगा, दौलताबाद हो सके दिख जाए, पर दौलताबाद भी नहीं दिख रहा है। अगर दूसरा कोई मैप देखा जाए महाराष्ट्र का, यहाँ देखें क्या पता दौलताबाद दिख जाए, आएगा कि अगर आप इसी मैप से अंदाज़ा लगा तो क्या होगा, ये महाराष्ट्र का, तेलंगाना, कर्नाटक, ये इतना बड़ा एरिया, फिर इधर बंगाल, इधर ये पूरा, इधर कश्मीर, ये इतना बड़ा एरिया, यानी कि आप अगर इसको हटा दो, थोड़ा सा हिस्सा ये हटा दो और थोड़ा ये हटा दो, तो जो भी आपको दिख रहा है मैप में, अभी आपको जो कुछ दिख रहा है, ये बांग्लादेश भी इधर इतना, ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये अकबर के कंट्रोल में था। इधर चाइना होगा तो हटा दो, इधर तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इधर हिमालय के बाहर तो कोई जा ही नहीं सकता, नेपाल वगैरह हटा दो। तो ये जो आपको इंडिया दिख रहा है, जो इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये अकबर का एरिया है। उड़ीसा भी जीत ही चुका था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है इसका, किसका, ये हैदराबाद वगैरह, ये पूरा का पूरा किसके कंट्रोल में है, अकबर यानी कि मुगल एम्पायर के कंट्रोल में है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना बड़ा एम्पायर अकबर बना कर गया। उसके बाद तो बचा ही क्या था, छोटा सा हिस्सा ये विजयनगर का बचा हुआ हिस्सा, ये तो बाद में आया कामरूप या अहोम किंगडम। तो इस तरह से हमने देखा कि अकबर ने कैसे पहले नॉर्थ इंडिया, फिर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और फिर डेक्कन के एरिया, और डेक्कन के एरिया में देखिए क्या लक कहिए या जो भी कहिए, या अकबर की पॉलिसी कहिए कि अहमदनगर को कंट्रोल करते ही उसके पास पूरा का पूरा डेक्कन ही आ गया, क्योंकि अहमदनगर के अंडर में बीजापुर था, अहमदनगर ने उधर बिदौर को जीता था, उधर उसने बेरार को जीत रखा था, तो सब कुछ किसके पास था, अहमदनगर के जीतते ही पूरा का पूरा डेक्कन आ गया। छोटा सा खानदेश बचा था तो खानदेश का भी एरिया उसने जीत लिया ऐसरगढ़ पर। और ऐसरगढ़ वाज द लास्ट क्या था, सेज या कैप्चर ऑफ द अकबर 1601, और उसके बाद 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है और सुल्तान बनता है कौन, जहांगीर, यानी सलीम या जहांगीर। तो इस तरह से अकबर की कॉन्क्वेस्ट यानी मिलिट्री पॉलिसी हम लोगों ने पढ़ ली। अब अकबर का ये तो क्या था, मिलिट्री, लेकिन अकबर का इससे भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो जहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, वो पूछे जाएंगे अकबर की रिलीजियस पॉलिसी से, वो पूछे जाएंगे अकबर के मिलिट्री पॉलिसी से। तो अब इसके बाद हम मिलिट्री कर रहा हूँ, आर्मी की, कि अकबर ने कैसे रिलीजियस पॉलिसी चलाया, कैसे अकबर ने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया। तो अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, अकबर के लैंड रिफॉर्म्स, अकबर के क्या कहते हैं रिलीजियस पॉलिसी। अब यहाँ ये जो है ये आपके लिए और इम्पॉर्टेंट यानी कि चीज़ें हैं। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे अकबर ने कौन कौन से कंस्ट्रक्शन करवाए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें। तो हम लोग अब इसके आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे अकबर के क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को। ठीक है।